सुप्रभात बच्चों, मैं हरिशंकर गुप्ता, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय तिजारा, जलालपुर, राजस्थान। आज हम बीए भाग द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल पुस्तक के मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में स्ट्रैबो ने तार्किक रूप से रेखांकित किया था कि मॉर्जेलिस की कृषि व्यवस्था और वहाँ के निवासियों के समुद्र पर आधारित जीवन पद्धति को वहाँ असम ढाल का परिणाम थी। यहाँ से भौगोलिक अध्ययन में सहसंबंध स्थापित किया जाना महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। मानव भूगोल का समग्र तथा स्पष्ट अध्ययन करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों को सर्वमान्य मान्यता मिली है। अधिकांश सिद्धांत मुख्यतः फ्रांसीसी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। मानव भूगोल के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं और इन परिवर्तन में मानव भूगोल के तत्व निरंतर क्रियाशील रहते हैं तथा घनिष्ठ रूप से परस्पर संबंधित रहते हैं, जिसमें पार्थिव एकता का निर्माण होता है। मानव अध्ययन का केंद्र बिंदु होने के कारण पर्यावरण से प्रभावित भी होता है और अपनी क्षमता और ज्ञान कौशल के आधार पर पर्यावरण से समायोजन भी करता है। इन तथ्यों के आधार पर मानव भूगोल के 3 मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन किया गया है। नंबर 1, क्रियाशीलता या परिवर्तन सक्रियता का सिद्धांत। नंबर 2, पार्थिव एकता सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। नंबर 3, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। आज हम इनमें तीनों में से प्रथम सिद्धांत क्रियाशीलता या परिवर्तन सक्रियता के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस नियम के अनुसार विश्व के सभी जड़ और चेतन पदार्थ, चाहे वो भौतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, परिवर्तन होते रहते हैं। उनके रूप, अवस्था और स्थिति और कार्यकलाप होने की क्षमता होती है। यह कार्यकलाप उन्नति और अवनति दोनों ही दिशाओं में हो सकता है, अर्थात कहीं वर्तमान दशा में क्षय होता है और कहीं वर्तमान दशा में वृद्धि भी पाई जाती है। वास्तव में कोई वस्तु स्थिर अवस्था में नहीं होती। सामुद्रिक जल तल, जिसे ऊंचाई नापने के लिए मापदंड माना जाता है, केवल एक औसत और काल्पनिक तल है, क्योंकि इसमें भी दिन रात परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन कुछ स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है। पर्वत निर्माण क्रिया में पृथ्वी के तल के कुछ भाग धीरे धीरे ऊंचे उठकर पर्वतों का रूप ले लेते हैं। दूसरी ओर भौतिक कारणों से इन पर्वतों का कटाव होकर विशाल सागरों और गड्ढों में नदियों द्वारा उनकी मिट्टी एकत्रित की जाती है। हिमाच्छादित प्रदेश प्रति क्षण सूखे प्रदेशों में और हरे हरे मैदान शुष्क मरुस्थलों में बदल रहे हैं। जलवायु में भी धीरे धीरे परिवर्तन होते जा रहा है। सर्दी गर्मी के कारण धरातल की चट्टानों का विखंडन होकर मिट्टी के रूप में बदल रहा है, जो अनेक परिवर्तनों द्वारा विभिन्न प्रकार की वनस्पति को जन्म देता है। स्थानांतरण होने से पशुओं की नस्लों जातियों में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी परिवर्तन होता है। एक ओर उनकी संख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर उनकी संख्या घट रही है। इस प्रकार के विकास और कार्यकलाप स्पष्ट करते हैं कि परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है। प्रोफेसर जीन ब्रुन्स ने परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को इन शब्दों में व्यक्त किया था कि हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या उसका ह्रास हो रहा है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है। चूँकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, अतः इसी दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इन परिवर्तन की शक्तियों को प्रोफेसर ब्रुन्स ने 2 श्रेणियों में बांटा है: भौतिक शक्तियाँ और सांस्कृतिक शक्तियाँ। भौतिक शक्तियाँ, इनके अंतर्गत पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ, सौर शक्ति, पृथ्वी की गतियाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं जैविक शक्तियाँ शामिल की गई हैं। सांस्कृतिक शक्तियाँ, इसके अंतर्गत मानव और उसकी विभिन्न क्रियाओं को शामिल किया गया है। अब हम प्रथम भौतिक शक्तियों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का धरातल स्थिर नहीं है और आंतरिक तथा बाह्य शक्तियाँ इनका ऊंचा नीचा और समतल बनाने में कार्यशील हैं। कुछ शक्तियाँ धीमी गति से कार्य करती है, जैसे पर्वतों का ऊंचा उठना। कुछ क्रियाएँ इतनी शीघ्रता से कार्य करती है कि क्षण भर में ही धरातल पर महान परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे भूकंप आना। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ 2 प्रकार की होती है। एक वे जो पृथ्वी के धरातल में धीरे धीरे परिवर्तन लाती है, जैसे पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ, जिनमें भूमि का उन्मज्जन होता है, निमज्जन होता है। दूसरे प्रकार की शक्तियाँ शीघ्रता से कार्य करती है और धरातल में अचानक परिवर्तन कर देती है, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियाँ भी कहा जाता है। प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ का इतिहास क्रमबद्ध होता है, जिनमें जन्म, वृद्धि और मृत्यु तीनों ही अवस्थाएँ क्रमिक रूप से परिलक्षित होती हैं। प्रत्येक का एक निश्चित जीवन इतिहास रहता है, जिसमें होकर वे क्रमबद्ध परिवर्तनों में होकर निकलती है। यह विकास की पद्धतियाँ क्रमशः तरुण, प्रौढ़ और वृद्धावस्था की होती है। विकास की ये विभिन्न पद्धतियाँ पर्वतों के उत्थान और नष्ट होने से समझी जा सकती है। भूमि का ऊंचा उठना किसी पर्वतीय प्रदेश का काल होता है। ऊंचा उठकर वह पूर्ण ऊंचाई प्राप्त कर लेता है तो उस अवस्था को उसकी यौवन अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में पर्वतों में ऊंची ऊंची चोटियाँ, तेज ढाल, जलप्रपात, गहरी घाटियाँ भी पाई जाती है। कालांतर में जब अनेक शक्तियों के द्वारा यह घिस कर कटकर मैदान का रूप धारण कर लेती है तो यह इसकी वृद्ध अवस्था होती है। इस अवस्था में पुराने पर्वतों की श्रेणियाँ घिसकर प्राय सपाट और नीची हो जाती है तथा उनकी घाटियाँ बहुत चौड़ी हो जाती हैं। समयानुसार एक बार फिर भूगर्भीय हलचलों के कारण यह प्रदेश पुनः ऊंचा उठने लगता है और पर्वत बन जाता है।
इस प्रकार सृष्टि के हर पदार्थ में ये विकास क्रम मिलता है। सौरिक शक्ति, यह पृथ्वी के धरातल पर होने वाले सभी कार्यकलापों को शक्ति प्रदान करता है। सूर्य तापांतर द्वारा सारी पृथ्वी पर परिवर्तन लाता रहता है। इस तापांतर के कारण वायुदाब और अन्य भौतिक दशाओं में अस्थायित्व आ जाता है। इसके फलस्वरूप प्रकाश और गर्मी, वाष्पीकरण और बादलों का होना, ऊर्जा, वर्षा, हिम, ओस, पाला, आंधी, तूफानों का जन्म होता है। वायुमंडल पर सूर्य का पूर्ण नियंत्रण होता है और इससे पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन होता रहता है। हिम नदी और नदियाँ भी इसी की देन है। वर्षा अधिक होने और बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होने वाली नदियों से भूमि के ऊंचे भागों का अपरदन होने लगता है और मिट्टी बहकर अन्यत्र गड्ढों को भरना आरंभ कर देती है, जिसके फलस्वरूप धरातल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ प्रदेशों में वर्षा की कमी से मरुस्थलीय पवनें मिट्टी को उड़ाकर अन्यत्र जमा कर देती है। इसके अलावा सूर्य तापमान और पृथ्वी के सभी चेतन पदार्थ, जीवधानी, पशु, पौधे, मनुष्य को प्रभावित करते हैं। वे जीवन धारण करते हैं और कालांतर में उनमें परिवर्तन होने लगता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर होने वाले समस्त परिवर्तनों का मुख्य कारण सूर्य है। पृथ्वी की गतियाँ, उपरोक्त सभी शक्तियों के साथ अन्य कई शक्तियां भी कार्य करती है, जिनके कारण वायुमंडलीय संचालन में विषमताएं पैदा होती रहती है। क्योंकि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी की गतियों के कारण प्रतिदिन और प्रति क्षण इसके सूर्य से संबंधित स्थिति में अंतर आता रहता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात्रि होती है। सूर्य ताप में अंतर होने के कारण प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल, रात्रि बनती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, अतः शीत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतुएं भी होती है। इस दैनिक एवं वार्षिक परिवर्तन के कारण वायुमंडल सजीव रहता है और मानव क्रिया परिवर्तनशील रहता है। पृथ्वी की इन दोनों गतियों के कारण पवनों और धाराओं आदि गतिशील वस्तुओं की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। इन गतियों के फलस्वरूप सूर्य द्वारा पृथ्वी पर होने वाली क्रियाओं में बड़ा अंतर आ जाता है। इन शक्तियों के कारण ही पृथ्वी के संतुलन में अंतर पाया जाता है। पृथ्वी की गतियाँ इस प्रकार जड़ और चेतन दोनों को ही प्रभावित करती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी की गतियाँ और सौर शक्ति पृथ्वी पर असंतुलन बनाने का मुख्य स्रोत है। इसके कारण पृथ्वी के विभिन्न पदार्थ अस्थिर और अनियंत्रित रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर स्थिरता, संतुलन और नियंत्रण लाती है। यह ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक अव्यवस्थित और अस्थिर वस्तु को शांत और स्थिर बनाए रखती है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु इस शक्ति के कारण अपने केंद्र की ओर खींचती है। यह खिंचाव धरातल को एक सपाट मैदान की भांति बनाने का कार्य करता है। इसी शक्ति के कारण मेघों में होने वाली वर्षा धरातल की ओर आती है। पर्वतों के शिखरों पर होने वाली वर्षा भी नीचे धरातल की ओर नदियों के रूप में ढाल के अनुरूप बहती है और वायुमंडल में भी संतुलन बना रहता है। ब्रुन्स ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति और सूर्यताप की शक्ति को मूर्ख शक्ति कहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर सदैव विभिन्न दाब और घनत्व की प्रदेशों के बीच चट्टानों के वितरण द्वारा एक ऐसे संतुलन अवस्था ला देती है जिससे सभी स्थानों के बीच स्थायित्व और संतुलन की अंतर्धारा चलने लगती है। यह आकर्षक क्रियाओं को वश में रख के उन्हें संतुलित और सुव्यवस्थित रखती है, जबकि इसके विपरीत सूर्य शक्ति मूर्ख शक्ति मानी गई है, क्योंकि इसका कार्य वायुमंडल संचालन में विषमता उत्पन्न करना है, जिससे अंततः धरातल में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। जैविक शक्तियाँ, ये भी पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने में सहयोग करती है। पेड़ पौधों अपनी जड़ों से मिट्टी को अलग कर देते हैं। कीड़े मकोड़े और पशु भी मिट्टी को खोदने और घास फूस चर जाने से धरातल का क्षरण या उसमें कटाव कर देते हैं। मानव स्वयं भी वनों को नष्ट कर खनिज निकालकर धरातल और गड्ढों के रूप में विनाशकारी कार्य करता रहता है। उपरोक्त सभी शक्तियों का क्षेत्र पृथ्वी है। यहाँ ये सभी शक्तियाँ एक दूसरे से संबंधित होकर ही कार्य करती है। वे पूर्णतः स्वतंत्र होकर एक दूसरे से जुड़ी हुई। पृथ्वी के धरातल पर होने वाली सभी घटनाएं एक दूसरे के अधीन होकर ही घटती है। धरातल पर पाई जाने वाली अनेक दशाओं में पारस्परिक संबंध होता है, जो इन सब दशाओं से संबंध स्थापित करने में योगदान प्रदान करता है। यह संबंध बड़ा गहरा और व्यापक होता है। फलतः सभी घटनाओं का अध्ययन क्रम के अनुसार किया जाता है और उनमें संबंध स्थापित करने वाले तथ्यों और सिद्धांतों का विवेचना किया जाता है। जैविक अनुक्रम प्रक्रियाओं द्वारा जीव जंतुओं का जन्म, विकास और विघटन होता रहता है। इस प्रक्रिया के द्वारा किसी क्षेत्र में एक के बाद दूसरा वानस्पतिक और जंतु समुदाय विकसित होता रहता है। किसी स्थान पर जैवपुंज में तीव्र गति से वृद्धि होती है और जैवपुंज के विघटन जैसे मिट्टी में पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है और जीवांश में वृद्धि के इससे जब धारण क्षमता बढ़ जाती है तो पुरानी वनस्पतिक और नई वनस्पति में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और वनस्पति सहचर्य के बाद चरम अवस्था स्थापित होती है। प्रकृति का चक्र प्रत्येक पदार्थ में चलता रहता है। उदय के उपरांत अस्त और जन्म के उपरांत मरण सृष्टि का आदि नियम है। पेड़ पौधों और जीवों को भी बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था में जन्म मरण चक्र से होकर निकलना पड़ता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी अवस्था में होकर अवश्य गुजर रही है। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि सभी वस्तुएं विकास के चक्र से होकर निकलती हैं। इसी परिवर्तन क्रिया के अंतर्गत हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है। मानव जीवन में क्षण क्षण विकास विनाश होता रहता है। इसका रंग, रूप, आचार, विचार, समाज, धर्म, व्यवसाय, संस्कृति बदलती रहती है। मानव स्वयं एक भौगोलिक कारक और सक्रिय शक्ति है जो प्राकृतिक तत्वों को परिवर्तित कर सांस्कृतिक तत्वों का सृजन करता है। मानव ने वनों को साफ कर बागान तथा कृषि भूमि उत्पन्न की है। धरातल को समतल कर विशाल सड़कों, रेल मार्गों का निर्माण किया है।
नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई सुविधा उत्पन्न की है। इस प्रकार मानव ने वृद्धि तथा तकनीकी क्षमताओं द्वारा प्राकृतिक दृश्यों में परिवर्तन किया है तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। मानव समाज के साथ साथ नगरों का विकास भी निश्चित अवस्थाओं के अनुसार ही होता है। शैशव अवस्था में नगर की नींव पड़ने लगती है, प्रौढ़ावस्था में पूर्णतः विकसित हो जाता है, किंतु कालांतर में अनेक दिशाओं के कारण उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगती है, अन्यत्र चली जाती है और नगर की वृद्धावस्था आ जाती है। प्राचीन काल के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिडौन, तक्षशिला, नालंदा, राजगृह आदि स्थान काल कवलित हो गए। उनके स्थान पर नए नगरों ने जन्म ले लिया है। इस प्रकार धरातल पर विकास और विनाश की क्रियाएं सतत प्रयत्नशील हैं। मानव जीवन की सारी बातें पार्थिव वस्तुओं के सदृश्य कभी स्थिर नहीं रहती। मनुष्य का उसके भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण से कोई एक निश्चित संबंध नहीं है। यह संबंध वातावरण में परिवर्तनों के फलस्वरूप बदलता रहता है। मानव जीवन की सारी बातों में एक निश्चित गति होती है, अतः इनका अध्ययन अन्य धरातली परिवर्तन पदार्थों की भांति ही होना चाहिए, अर्थात उस स्थान और समय का अध्ययन जहाँ उसका जन्म होता है और फिर उसकी गति की दिशा और स्वयं का वेग का अध्ययन किया जाना चाहिए। भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन का यही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि विकास और कार्यकलाप का सिद्धांत मानव तथ्यों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक तथ्यों के लिए। प्राकृतिक घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन उनके इतिहास के आधार पर ही किया जाना चाहिए। उन्हें पृथक रूप से करने से उनकी एक अवस्था अथवा वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके विकास को जानना भी आवश्यक होगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु विकासवान और परिवर्तनशील होती है।